गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज बात कर रहे होंगे इशू ऑफ डिबेंचर की। सबसे आसान टॉपिक, सबसे छोटा टॉपिक, पर 8 नंबर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिबेंचर के बारे में अगर बात करें तो सिंपली डिबेंचर कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म बोरिंग की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग के हेड के अंदर आपको मिलेगा। जब भी डिबेंचर शो किए जाते हैं वो एक परसेंटेज से शो किए जाते हैं। वो डिफाइन द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर। अब जब इंटरेस्ट की बात चली है तो हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट भी हैंड टू हैंड कर ही लेते हैं। जब भी हमें डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना होगा तो कंपनी उसके लिए एंट्री करती है डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर फॉर मेकिंग इंटरेस्ट ड्यू, और जब इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है तो सिंपली डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। पर इतना करके कंपनी का काम नहीं होता, फिर इस डिबेंचर इंटरेस्ट वाले खाते को कंपनी बंद करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का इस्तेमाल करती है। यानी कि तीसरी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो दे कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। जब भी डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा और उसको जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू -% डिबेंचर्स। अब यहां पर अगर प्रीमियम है तो 2 SPR के नाम से शो हो जाता है, और अगर यहां पर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से शो हो जाता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा लमसम में आए, ये पैसा इंस्टॉलमेंट में भी आ सकता है। जब इंस्टॉलमेंट में आएगा तो इट कुड बी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ये पूरा केस शेयर की तरह ही चलता है। अगर कंपनी के पास ज्यादा डिबेंचर आ गए तो कंपनी उनको रिटर्न भी कर देती है, और जो एंट्री उसके लिए करती है वो होती है डिबेंचर एप्लीकेशंस टू बैंक करके कंपनी रिटर्न कर देती है। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डिबेंचर कैश में इशू हो। डिबेंचर कुड बी इशूड फॉर नॉन कैश या फिर अदर देन कैश। तो कंपनी अगर किसी का एसेट खरीद लिया बदले में डिबेंचर दे रही है तो उसकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर खरीदने की, और जब हम उसको बदले में डिबेंचर देंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर टू -% डिबेंचर। क्राइटेरिया सेम रहेगा, पार पे है तो सिर्फ -% डिबेंचर, प्रीमियम पे है तो हम 2 SPR कर देंगे, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऊपर लिख देंगे। अब यहां पर एक चीज समझना, इस पूरे क्राइटेरिया के अंदर नंबर ऑफ डिबेंचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए हमें जब भी अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट आएगा हम नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। आप परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट का यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। अब जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं ये कंडीशन के साथ इशू किए जाते हैं कि 5 साल बाद 10 साल बाद इनको रिडीम किया जाएगा, व्हिच आर नोन एज रिडीमेबल डिबेंचर। तो रिडीम करने का मतलब क्या है कि 5 साल बाद इनकी रीपेमेंट होगी। तो जब डिबेंचर की रीपेमेंट होती है तो इट कुड बी रीपेड एट पार और प्रीमियम। रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट के ऊपर नहीं होता है। तो रिडम्पशन के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, दैट कुड बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो अगर तुम्हारा डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो हम नॉर्मल एंट्री में 2 और अकाउंट ओपन कर देते हैं, एक खोलते हैं डेबिट साइड, एक खोलते हैं क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड अकाउंट खोला जाता है वो खुलता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, और जो क्रेडिट साइड खोला जाता है वो खोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। ठीक है, अब एक बात को समझना, आपके जितने भी लॉसेस हैं जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो कि डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करने में होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो कि तुम्हारे प्रीमियम पर रिडेम्पशन करने को होता है, ये सारे राइट ऑफ होते हैं साल के अंत में। इनको राइट ऑफ करने का बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। आपको क्या करना है, इनको राइट ऑफ करने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करना है। पहले आप SPR का इस्तेमाल करेंगे अगर अवेलेबल है, तो नहीं है तो आप इस्तेमाल कर लेंगे कैपिटल रिजर्व का, और अगर वो भी नहीं है तो आप इस्तेमाल कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का। यानी कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कुड बी राइट ऑफ, और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, SPR अगर है तो डेबिट कर दो उसको, नहीं है तो कैपिटल रिजर्व डेबिट कर दो, नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को डेबिट कर दो, और क्रेडिट में जो हम अमाउंट लिख देंगे वो होगा टू लॉस ऑन डिबेंचर या फिर टू डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स का एक और रोल होता है, वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू की जाती है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है। जब कंपनी किसी भी चीज को लेने के लिए लोन लेती है, किसी भी चीज के लिए लोन ले रही है, तो वो सबसे पहले एक बिल्डिंग रख पाएगी। बट जस्ट बिकॉज बिल्डिंग की वैल्यू हो सकता है फ्लक्चुएट हो जाए, तो बैंक एक कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्मेट यानी कि सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्मेट में आपसे डिबेंचर्स भी ले लेता है। वो डिबेंचर कंपनी एक्चुअल में इशू नहीं कर रही है, बस बैंक के पास रखवा रही है ताकि इन केस कुछ भी गड़बड़ होती है तो बैंक के पास एक सेकेंडरी सिक्योरिटी अवेलेबल है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है, 2 ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटमेंट नंबर 1 कि आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, बस बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरेज के अंदर एक ब्रैकेट बना के शो कर देंगे कि भैया हमने इतने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवा रखे। इस अमाउंट का डिबेंचर की वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना भी हो सकता है, और ये कोलेटरल सिक्योरिटी अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये बस शो करे जाता है। सेकंड मेथड के अंदर आप एक जनरल एंट्री प्रोसीड कर देते हैं। वो जनरल एंट्री क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। बैलेंस शीट के अंदर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, हम लॉन्ग टर्म बोरिंग में ऐड भी करते हैं और लेस भी करते हैं। ठीक है, नेट वैल्यू इसकी 0 ही रहेगी क्योंकि हम एक्चुअल में डिबेंचर्स नहीं दे रहे, हम सिर्फ इसकी पेमेंट
कर रहे हैं, हम सिर्फ रखवा रहे हैं डिबेंचर्स को। ठीक है, जब आप डिबेंचर वापस ले लोगे तो रिवर्स एंट्री करके खत्म कर देना। ये सब लिए जाते हैं बैंक से लोन लेने के, जो बैंक टू बैंक लोन की एंट्री भी हो जाती है। डिबेंचर्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, इशू हो गया, अदर देन कैश हो गया, जब आपका रिडेम्पशन का क्राइटेरिया हो गया, और राइट ऑफ करना। एक चीज याद रखना, डिबेंचर के अंदर हर क्वेश्चन में 1 नंबर कटने की उम्मीद होती है। कैसे? जब आप एक ऐसी एंट्री को छोड़ देते हैं जो कि आपको शायद करनी चाहिए, तो वो एंट्री है राइट ऑफ करने की। तो हर क्वेश्चन के अंदर राइट ऑफ करना ना भूलें। अगर आपने राइट ऑफ नहीं किया तो फोकट में तुम्हारे नंबर को काट लिया जाएगा, और एक एक नंबर हमारे लिए जरूरी है। एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए बालक, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं पूरे मार्क्स लाने की। इस तरीके से इस चैनल के ऊपर सारी वीडियोस अवेलेबल, 5 मिनट के अंदर को जाके फटाफट से देख लो। और एक्सपेक्टेड पेपर आ रहा है, सो गेट रेडी फॉर इट। मिलते हैं पेपर वाले दिन सवेरे 6 बजे एग्जैक्ट। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। रिजोल्यूशन से पहले के सारे टॉपिक कवर कर दिए, आज बात कर रहे होंगे रिजोल्यूशन के बारे में। सिंपल भाषा में बात करें तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि कंपनी बंद हो रही है, सारे एसेट्स को खत्म कर दो, पैसा ले लो, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर दो, जो बचा कुचा है वो पार्टनर्स की जेब में रख दो। बस इतना ही है पूरा का पूरा रिजोल्यूशन। देखो भाई, अगर सिंपल सी भाषा में रिजोल्यूशन के बारे में बात करें तो रिजोल्यूशन कब होता है? या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से नोटिस आ जाए तो, कोर्ट ने कर दिया तो, या फिर तुमने कुछ गड़बड़ कर दिए तो। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के समय में सबसे पहले थर्ड पार्टीज की पेमेंट होती है, उसके बाद पार्टनर्स को जो है पैसा मिल जाता है। 4 प्रकार के अकाउंट्स है डिसोल्यूशन में जो बनाने पड़ते हैं, पर आप चिंता मत करें, आपके बेसिकली जनरल एंट्री ही आ रही होगी। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट सिंपल है। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब सारे के सारे खर्चे जो होंगे वो आपकी हो जाएंगे डेबिट साइड, और सारी की सारी इनकम हो जाएगी क्रेडिट साइड। ये एक कचरे का डब्बा है, इसके अंदर सारे के सारे एसेट्स पहले आते हैं, फिर सारी लायबिलिटी आती है, फिर एसेट्स बिकते हैं, लायबिलिटी बिकती है, कुछ बच जाता है तो पार्टनर के पास चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर सारे के सारे एसेट ट्रांसफर होते हैं। अब एसेट ट्रांसफर होने के लिए एसेट्स को खत्म करना पड़ेगा। आप सभी को पता है एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो जब भी हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसका बैलेंस बन जाएगा क्रेडिट। तो कोई भी अगर आपको एसेट ट्रांसफर करना है तो आप रियलाइजेशन टू एसेट की एंट्री करके उसको ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे कोई सा भी एसेट हो। सारे के सारे एसेट यहां पर बेसिकली ट्रांसफर होते हैं, ऑल द एसेट एक्सेप्टिंग कैश और बैंक का बैलेंस। ठीक है, इसके बाद सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज उठ के रियलाइजेशन के अंदर आ जाती है। लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, सो व्हेन वी ट्रांसफर देम वो हो जाती है डेबिट। जो जनरल एंट्री होगी वो होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन के अंदर। ठीक है, सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी उठ के आ जाएंगी। एसेट्स में गुडविल भी आता है, और लायबिलिटीज के अंदर पार्टनर का खुद का लोन नहीं आता, पार्टनर का घरवाला घरवाली सबका लोन आ जाता है। और कोई ऐसा कोई लायबिलिटी हो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन हो गया या फिर कोई स्पेसिफिक हो गया तो वो सारी चीजें नहीं आती। बाकी रिजर्व को छोड़कर सारी की सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी यहां पर ट्रांसफर हो जाती है। इवन तो अगर आपको मिल जाए डेटर और क्वेश्चन में उसका पीबीटी मिल जाए तो डेटर चला जाएगा एसेट्स के नाम पे ट्रांसफर होने, और पीबीटी चला जाएगा लायबिलिटीज के नाम पे ट्रांसफर होने। वंस दे हैड बीन ट्रांसफर्ड, अब बेचने की बारी आती है, तो हम सारे के सारे एसेट्स को बेच देते हैं। तो जब भी एसेट्स बिकेंगे तो हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर ले जा रहा है तो बैंक की जगह फिर पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ आ जाएगा, दैट्स सो सिंपल। ठीक है, और अगर कोई लायबिलिटी क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी है जो कि एसेट ले जा रही है तो हम बोलेंगे आपस में तुम फिटूस करो, हम कोई भी जनरल एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, जब लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे होते हैं हम तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास से पैसा जाएगा, इसलिए हम टू बैंक कर देंगे और डेबिट में कर देंगे रियलाइजेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी भी एसेट की रियलाइज वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको कुछ नहीं करना, मान दो बेचारा पड़े पड़े सड़ गया। पर अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू रियलाइजेशन में नहीं गिवन तो मानेंगे कि वो पूरा का पूरा बिका है। किस वैल्यू पे? जो बुक वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है उसी पे हम पूरा का पूरा बेच देंगे। ये सब करने के बाद हम फाइनली रियलाइजेशन का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। जो बैलेंस आता है वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आइदर टू साइड और बाई साइड, जो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपके सबसे ज्यादा जो आने वाला है ना, वो आने वाली है जनरल एंट्री। सो जनरल एंट्रीज के ऊपर फोकस करें। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं सारी की सारी जनरल एंट्री, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। देखो, जब भी हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू एसेट, कोई सा भी एसेट हो। लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। एसेट्स की पेमेंट कर रहे हैं, देखो ट्रांसफर इधर, पेमेंट उल्टी साइड। पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, चाहे कोई सा भी एसेट हो। अब चाहे तो सबको अलग अलग लिख सकते हैं या फिर इकट्ठा करके लिख सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, बस वर्किंग नोट में दिखा देना। लायबिलिटीज की पेमेंट हो रही है तो रियलाइजेशन टू बैंक करके या टू कैश करके हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। जो बैलेंस बच के आता है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है पार्टनर का लोन। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें क्वेश्चन में पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता, उसकी डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। तो डायरेक्ट पेमेंट कैसे होती है? फर्म के पास से पैसा जा रहा है तो आ जाएगा टू बैंक और डेबिट में आ जाएगा पार्टनर्स लोन। रियलाइजेशन में एक ही चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, वो है पैसा। अगर पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक को डेबिट कर दो और टू साइड रियलाइजेशन कर दो, या जो चीज गई है वो कर दो। और अगर पैसा जा रहा है
तो हम उसको कर देंगे कैश या बैंक को क्रेडिट और डेबिट में आ जाएगा रियलाइजेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 लाख का एसेट 10,000 में बिक गए, जितने में बिके हम उससे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो रियलाइजेशन इज नॉट अ बिग टास्क, इट्स अ वेरी इजी टास्क, आप चुटकियां बजा के कर सकते हो। इसकी जनरल एंट्री आएगी, एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मान लो रियलाइजेशन के एक्सपेंस हो जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे और ब्रैकेट में हम एक्सपेंस लिख देंगे। कभी कोई पार्टनर वो एक्सपेंस दे रहा है तो हम उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, इट्स नॉट एन इशू, ठीक है। तो रियलाइजेशन कोई मुश्किल नहीं है, रियलाइजेशन बहुत ज्यादा आसान है, तो आप उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाए तो एंट्री क्या हो जाएगी बालक, जल्दी से बोलो। तो एंट्री हो जाएगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और पार्टनर अगर कोई लायबिलिटी सेटल कर रहा है आपस में तो अच्छी बात है भाई, कर ले, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, वो लायबिलिटी इस प्रकार से आपकी प्रोसीड हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना बस, जब भी आप रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो कुछ लोग ट्रांसफर करते हैं बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या फिर बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो आप प्रॉफिट ट्रांसफर टू वर्ड ना लिखें, आप पार्टनर्स कैपिटल लिखें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ब्रैकेट में चाहो तो खुद के फैमिली के लिए खुद को आसान हो, इसलिए हम उसको प्रॉफिट ट्रांसफर या लॉस ट्रांसफर लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन पूरा का पूरा समाप्त हो गया। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड बाकी सभी चैप्टर की 5 मिनट वीडियो अपलोड हो चुकी है, फटाफट से देखते रहे। टिल देन गाइस, कॉमर्स के एक्सपेक्टेड पेपर कर लेना। कीप ऑन वाचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज बात कर रहे होंगे एनपीओ की। तो भाई एनपीओ का सबसे पहला टॉपिक आता है तुम्हारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि एनपीओ को किसी एक काम को करने के लिए स्पेसिफिक फंड मिला हुआ है। अब क्योंकि एनपीओ के पास उस काम को करने के लिए स्पेसिफिक पैसा पड़ा हुआ है, तो उस काम से रिलेटेड सारे फायदे, सारे नुकसान उसी स्पेसिफिक फंड से होंगे। ये स्पेसिफिक फंड आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है, एंड एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट फंड वो उसी में से माइनस हो जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर ही। अब क्योंकि ये फंड एनपीओ के पास पड़ा हुआ है तो वो चाहे तो इसको अपने पास रख ले या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दे। अगर एनपीओ उस फंड को कहीं इन्वेस्ट करता है तो वो उस पर्टिकुलर फंड के इन्वेस्टमेंट के नाम से बैलेंस शीट में शो हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर दिया जाएगा, और उससे मिलने वाला सारा का सारा इंटरेस्ट वो एनपीओ उस फंड के अंदर एज एन इनकम ट्रीट कर रही होगी, और फाइनल आउटपुट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट के अंदर प्रोसीड कर दिया जाता है। इसके एक दो केस बन जाते हैं। केस नंबर 1, जब आपका फंड कम पड़ गया और आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए, मान लेते 1 लाख रुपए का फंड और एक्सपेंसेस हो गए 1.5 लाख, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम फंड को दिखाएंगे जीरो बैलेंस शीट के अंदर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर साइड 50,000 रुपए का खर्चा शो कर रहे होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा एक कंडीशन और आती है जहां पर हम एक ऐसे फंड का निर्माण कर रहे हैं जिससे कोई एसेट बन रहा है। सो व्हेनेवर अ फंड लीड्स टू क्रिएट एन एसेट, उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस फंड पे होने वाला सारा का सारा खर्चा आप बैलेंस शीट में एसेट साइड भी शो करेंगे, एंड द सेम अमाउंट विल बी एडेड टू कैपिटल फंड। चिंता ना करें, बैलेंस शीट गड़बड़ाएगी क्योंकि ये सिर्फ बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट होगा, ना कि पूरी बैलेंस शीट, ठीक है। अगला मटेरियल जो आता है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है कि एनपीओ ने पूरे समय के अंदर कितना, पूरे साल के अंदर कितना मटेरियल खा लिया है, कंज्यूम कर लिया है। इसको निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो कि होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जो आइटम आता है यानी कि मटेरियल कंज्यूम, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर साइड शो कर दिया जा रहा होता है। अब बात आती है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, जो बीच का परचेज है ये परचेज आपको क्वेश्चन में नहीं मिलता। तो अगर नहीं मिलेगा तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। परचेज दो प्रकार से होती है, या तो वो होगी कैश या फिर वो होगी क्रेडिट, ठीक है। कैश परचेज क्वेश्चन में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो हम उसको जीरो मान लेंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम दूसरी चीज यानी कि क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट पेड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, ठीक है जी। अमाउंट पेड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर करने से हमें क्रेडिट परचेज कैलकुलेट हो जाती है। आप चाहें तो इसका अकाउंट बना के भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी प्रोसीड कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभी इसके साथ एक दो एलिमेंट और आ जाते हैं, जैसे कि एडवांस आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाए। सो इफ यू फाइंड एडवांस, आप ओपनिंग एडवांस को जोड़ दीजिए और क्लोजिंग एडवांस को माइनस कर दो, आपका उत्तर बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यहां पर क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएं, पर अगर आप बनाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है जी। क्रेडिटर्स के अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस आपका जाएगा क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है एनपीओ के अंदर वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एक डे टू डे कमाई है, क्योंकि वो डे टू डे कमाई है इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड शो की जाती है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे काम करता है, यानी कि ये सिर्फ इसी साल को काउंट करेगा, पिछले साल को अगले साल को काउंट नहीं करेगा। तो हमारा काम ये रहता है कि अगर हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्वेश्चन में दिख रहा है तो हमें पिछले साल का हटाना पड़ता है, आने वाले साल का हटाना पड़ता है। इसको हटाने के लिए सिंपल से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है तो माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो ऐड हो जाएगा,
एडवांस इन द बिगिनिंग है तो ऐड होगा, और एडवांस इन द एंड है तो वो माइनस हो जाएगा। ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब आपको क्वेश्चन में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड देखने को मिल रहा होता है। अगर हमें सिर्फ ये दिखाए कि इस साल से कितना सब्सक्रिप्शन है तो हम पिछले साल के एडवांस को यहां पर कंसीडर, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक बात को ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कभी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो 10,000 और आपको इस साल सिर्फ रिसीव हुआ है 6,000 रुपए, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि जो 4,000 बचे हुए हैं वो स्टिल आउटस्टैंडिंग शो होंगे बैलेंस शीट के अंदर साल के अंत में, जो कि प्रीवियस ईयर से बिलोंग करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम सिर्फ 6,000 को ही काउंट करेंगे माइनस करने के लिए फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की नेट वैल्यू आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगी, जो आउटस्टैंडिंग की नेट वैल्यू है वो आपको मिलेगी फाइनल बैलेंस शीट के अंदर। अगर सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए कभी आपको क्वेश्चन में ये दे दे कि भैया नंबर ऑफ मेंबर इतने हैं और पर मेंबर इतना सब्सक्रिप्शन देना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जो कैलकुलेशन है वर्किंग नोट में करके दिखा देना, फाइनल आउटपुट में कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करने का। तो इनमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है जो कि आपके पूछे जाते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एडजस्टमेंट पूछा जाएगा, किसी चीज का इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे देंगे तो इंटरेस्ट जो रिसीव होगा कंपनी को वो उसके इनकम साइड से होगा। बस ये ध्यान रख लेना कि अक्रूड इंटरेस्ट तो नहीं है, ठीक है, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आप इजीली कैटेगराइज कर लेंगे कौन सी चीज बैलेंस शीट में आने वाली है और कौन सी चीज उसके अंदर आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एग्जांपल दे दूं तो उसके हिसाब से जितना भी आप लोगों को अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मिलेगा, कोई अगर फंड मिल रहा है जैसे कैपिटल फंड है, जनरल फंड है, तो ये बैलेंस शीट के अंदर प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एंट्रेंस फी आपके आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लाइफ मेंबरशिप फी चली जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, जनरल डोनेशन है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो हो जाएगी, लेगेसी जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कोई सेल ऑफ ओल्ड एसेट है तो इसके अंदर आने वाला गेन या फिर लॉस वो आपके चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टोटल वैल्यू बैलेंस शीट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या परचेज वो भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, ऑनरेरियम वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज बात करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ के बारे में। सबसे पहले ये समझो कि रिटायरमेंट होता कब है। रिटायरमेंट तब होता है जब उसके रिलेटेड कोई एग्रीमेंट होता है, या फिर सारे पार्टनर उसको मान ले, या फिर पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायरमेंट मांग ले। तो जब भी पार्टनर रिटायरमेंट मांगता है उसको सारी की सारी चीजें मिल रही होती है, चाहे उसका कैपिटल अकाउंट हो, चाहे शेयर ऑफ गुडविल हो, चाहे गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो, आईओसी हो, आईओडी हो, सब कुछ का ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो आता है वो आता है आपका चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 3 पार्टनर है, अगर एक रिटायर हो गया और कोई भी जानकारी नहीं गई तो बाकी जो बचे हुए 2 पार्टनर है उनका जो ओल्ड रेशो होगा वही आपका न्यू रेशो होगा और वही गेनिंग रेशो होगा। ठीक है, अब बात आती है सर गेनिंग रेशो का काम क्या है। गेनिंग रेशो एक सिंपल काम है, जितनी भी फर्म की वैल्यूड गुडविल होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसको लॉस हो रहा है क्योंकि वो जाएगा, उसने जो मेहनत करी है उसके बदले में उसको गुडविल का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एंट्री करके, जिसको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेरी बात को समझना, एक केस और होता है जब पार्टनर जो है वो कहता है कि भाई मेरा जो शेयर है वो तुम दोनों ले लो इक्वली या 2:1 के रेशो में। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो पार्टनर जा रहा है उसके शेयर को पहले उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और बाकी दोनों पार्टनर में ऐड कर दीजिए। अब यहां पर एक छोटा सा हैक समझ लेना, जिस रेशो के अंदर वो ले रहे हैं वही आपका गेनिंग रेशो हो जाएगा, तो आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब गुडविल के बारे में बात करते हैं। तो एक गुडविल तो हमने देख ली जो कि है वैल्यूड गुडविल, दूसरी गुडविल होती है आपकी बुक गुडविल, जो कि बुक के अंदर पहले से अवेलेबल होती है, उसको ओल्ड रेशो में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री जो होती है वो हो जाती है आपकी ABC2 गुडविल, यानी जितने भी पार्टनर हैं उनका डेबिट हो जाता है और नीचे आता है गुडविल। अब बात करें तीसरी चीज जो कि होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारे रिजर्व पुराने पार्टनर ने क्रिएट किए। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी की डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली इस रिजर्व को ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये रिजर्व है, लाइबिलिटी है, खत्म करने के लिए इनको डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए बाकी सभी पार्टनर्स को। मान लेते वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसके ऊपर कोई 2-4 हजार की लाइबिलिटी आ गई, तो हम क्या करेंगे, उस रिजर्व में से उस लाइबिलिटी के अमाउंट को साइड रख देंगे, बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि सेम एंट्री से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड क्रेडिट साइड शो कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं रिवैल्यूएशन की, तो भैया रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो चेंजेस आया एसेट से लाइबिलिटी में उसको काउंट करना।
ठीक है, ये दो साइड है भाई, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड है। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस या लायबिलिटी बढ़ रही है, तो आप इसको डेबिट साइड पोस्ट करेंगे उस एसेट्स के नाम से। और दूसरी चीज, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या फिर लायबिलिटी कम हो रही है, तो हम उसको क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन के अंदर शो करेंगे। जो रिवैल्यूएशन का बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हम क्या कर रहे होंगे, उस बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो ओनली। ये बात ध्यान रखिए, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होगा। सिर्फ एक गुडविल है वैल्यूड वाली, जो कि गेयरिंग टू सैक्रिफाइसिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, अगर इसके बाद बात कर रहे हैं भैया पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल बहुत आसान है, तीनों पार्टनर्स का एक साथ बनाएंगे। जो कुछ भी पार्टनर को मिल रहा है वो क्रेडिट साइड आएगा, जो कुछ भी पार्टनर से छीना जा रहा है वो डेबिट साइड जाएगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस आप उस पार्टनर के लोन के नाम से शो करेंगे, न कि उस पार्टनर्स की कैपिटल के नाम से। बाकी सभी पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो टू बैलेंस के नाम से या बाय बैलेंस के नाम से शो कर दिया जा रहा होगा। अगर अपन आगे बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो जब भी पार्टनर मरता है, तो देखो रिटायरमेंट तो पहले से प्री अज्यूम्ड होता है कब होने वाला है, पर जब भी पार्टनर मर रहा होता है तो ये पहले से प्री अज्यूम नहीं होता। तो यहां पर एक छोटा सा अलग केस बन के आ जाता है, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन भी आएगा, जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर के समय में प्रॉफिट। अब जब पार्टनर मर रहा है तो उसको पता नहीं कि भाई वो मरने वाला है, तो उस 2-3 महीने के अंदर, मान लेते हैं वो 1 जुलाई को मर गया, तो अप्रैल मई जून 3 महीने उसने काम किया है, तो उस काम के बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा। अब क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉफिट यहां कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसको P&L सस्पेंस के नाम से पार्टनर्स कैपिटल में शो किया जाएगा। P&L सस्पेंस बस एक अकाउंट है जो बता रहा है कि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे या फिर सेल्स के हिसाब से। अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको दे दिया जाएगा भाई पिछले साल तो हमारा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस साल 3 ही महीने निकले अब तक, तो हम क्या करेंगे, पहले उस 1 लाख के प्रॉफिट को 3 महीने के प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे 3/12 करके, और फिर जो पार्टनर मरा है उसका जितना शेयर बनता है उसका उतना शेयर दे देंगे। अगर सेल्स बेसिस के हिसाब से किया जा रहा है, तो सेल्स बेसिस का मतलब है कि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है, यानी कि अगर हमें 10 लाख की सेल हुई है जिसमें मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब पिछले साल मेरे को 10% का प्रॉफिट मिल रहा था, तो भैया इस साल भी सेम ही माना जाएगा। इस साल 3 महीने के अंदर की सेल आप पता लगा लीजिए, तो क्योंकि सेल ऑलरेडी 3 महीने की है, तो हमें फिर इसको महीने के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो इस साल की सेल्स को आप प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो उत्तर आएगा वो 3 महीने का प्रॉफिट है, उसको फिर हम जो पार्टनर मरा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो एंट्री हम डिस्ट्रीब्यूशन के सामने करते हैं वो है P&L सस्पेंस 2, जो पार्टनर मरा है उसकी एंट्री। ठीक है, अब जो इसका बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम पार्टनर्स के डिसीज्ड पार्टनर जो है हमारा उसके एग्जीक्यूटर को देते हैं, क्योंकि भैया जब रिटायर हुआ था तो वो ले जाता था खुद, अब जो पार्टनर मर गया वो खुद तो लेकर नहीं जाएगा, तो उसका पैसा किसको मिलेगा, उसके रिश्तेदारों को। तो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से हम शो कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से दे देते हैं कि भैया हमने उसको कुछ पैसा है ना दे दिया है कैश में या बैंक में, तो आप उसको 2 बैंक करके लेते हैं। रिटायरमेंट में भी सेम होता है और डेथ में भी सेम होता है। ठीक है, चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है, आप लोगों ने कवर कर लिया 5 मिनट के अंदर, आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो के साथ। एग्जाम नजदीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 2-3 बार देख लो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।